नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। कल देर रात ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है। कहा यह जा रहा है कि 200 से 300 मिसाइलें जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी है और ये जो हमला किया है इससे पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। देर रात जो है यूएन की बैठकें हुई है और इजराइल भी लगातार जो है इमरजेंसी बैठकें कर रहा है। और जब ये हमला ईरान ने किया तो अमेरिका का भी बयान आया और भी कई अन्य देशों का बयान आया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम जो है इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी अगर मिसाइल अटैक या कुछ इस तरह का अटैक होता है तो हम जो है इजराइल के साथ खड़े होकर जो उन हमलों को नाकाम करेंगे। आपको बता देते हैं कि इससे पहले इजराइल ने इस्माइल हानिया का जो है मर्डर कराया था। आपको बता देते हैं कि तेहरान में ये मर्डर हुआ था और हाल ही में लेबनान में भी जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह पर हमला कर उन्हें जो है मार गिराया था। और अब इस पूरे मसले पर आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही है कि अगला वर्ल्ड वॉर 3 जो है शुरू हो सकता है इस हमले के बाद से। हमारे साथ हैं नदीम सिद्दीकी जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जिस तरह का ये पूरा इंसिडेंट देर रात सामने आया है कि जिस ईरान ने लगातार इजराइल पर इतनी सारी मिसाइलें दागी हैं, कहा यह भी जा रहा है कि आयरन डोम पूरी तरह से फेल था और सारी जो मिसाइलें दागी गई वो अपने टारगेट को उन्होंने अचीव किया है, ये ईरान ने भी कहा है। हालांकि इजराइल कह रहा है कि हम जो ईरान ने अटैक किया है उससे उसे कोई ख़ास ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। किस तरह से देखते हैं और क्या आगे इसमें जो है बड़े कदम उठाएगा इजराइल भी या बाकी अन्य देश हैं, और मिडिल ईस्ट में क्या कुछ समीकरण बैठेगा इसमें? जी बिल्कुल नवाब जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 साल से 7 अक्टूबर आने वाली है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल ने अभी तक कार्रवाई जारी रखी है। और इसमें हमास के साथ साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज के समय में लेबनान और यमन, ईरान, काफ़ी देश इसमें शामिल हो गए हैं। ये एक तरीके से एक 4 फ्रंट वॉर बन गई है इजराइल के लिए। तो ये काफ़ी दिलचस्प है देखना कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहे हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प हैं। कल रात ईरान ने इजराइल पर 181 मिसाइलें दागी हैं, 181 मिसाइलें, जिनकी पुष्टि इजराइल की IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने भी कर दी है। उसमें काफ़ी नुकसान ईरान को हुआ है, हालांकि इजराइल को हुआ है। हालांकि इजराइल की जो एजेंसीज़ हैं वो अपने आंकड़े क्लियर नहीं करती है कभी भी। इजराइल हमेशा अपने नुकसान को छुपाता है, वो दुनिया के सामने नहीं लाता, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जो इजराइल के पास में 3 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसमें सबसे जो फेमस और मेन डिफेंस सिस्टम है उसका आयरन डोम। तो आयरन डोम की जो एक्यूरेसी इजराइल बताता है वो 99% बताता है कि 99% आयरन डोम जो है वो किसी भी बाहरी एयर अटैक को रोकने में 99% कामयाब है। अटैक की खबरें बाहर आएंगी तो उससे कहीं ना कहीं एक वीकनेस पता चलेगी। जी बिल्कुल वीकनेस पता चलेगी इजराइल की। फिर इजराइल का जो एक दबदबा है, इजराइल ने अपनी एक इमेज क्रिएट करी है, एक बहुत पावरफुल नेशन की इमेज जो क्रिएट करी है, उसको काफ़ी डैमेज होगा। और इसके अलावा इजराइल की इतनी आबादी नहीं, इजराइल की बहुत छोटी सी आबादी है, उसके लगभग 1.5 लाख के करीब एक्टिव आर्मी है, और जो उसके रिजर्व फोर्सेस है कुल मिलाकर 4.5 लाख की आर्मी इजराइल के पास है। तो उसका भी मोरल काफ़ी डाउन हो जाएगा अगर उनको नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स को देखें, जैसे अल जज़ीरा, TRT वर्ल्ड, और इजराइल के भी कुछ अपने चैनल हैं, बाकी इसके अलावा जो गाज़ा के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, तो उन लोगों ने अपने खुद के ट्विटर हैंडल्स पे काफ़ी वीडियोस डाली हैं रात की। स्पेशली वो रात लगभग 11 बजे के करीब हमला हुआ था, इंडियन समय के अनुसार मैं बात बता रहा हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी मिसाइल ऐसी हैं जो डायरेक्टली ग्राउंड पे गिर रही हैं। और जहाँ तक मैंने अपना ट्विटर पे भी वीडियो एकदम फ्लड कर बिल्कुल तो जो मेरा अपना अनुमान था आयरन डोम को लेके, जो इजराइल के तीनों डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको लेके, तो वो लगभग 70 to 80% एक्यूरेसी से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लेकिन 20 to 30% मिसाइलें इजराइल की ज़मीन पर गिरी हैं। उसमें कई बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, कई गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, कई रोड, ब्रिज
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आज मैंने सुबह एक आर्टिकल पढ़ा, इराक के एक न्यूज़ चैनल है, तो उस इराक की न्यूज़ चैनल में ये लिखा है कि एक मिसाइल जो है वो मोसाद, जो इसराइल की डिफेंस एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, तो उसके हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर जाएगी मिसाइल ने ईरान की। अगर ऐसा हुआ है तो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसके अलावा ईरान ने जो रिटेलिएशन किया है, अब उसके रिस्पॉन्स में इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और उनका भी बयान आया है, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान आया है, और भी कई इसराइली मिनिस्टर्स ने, उन्होंने काफ़ी कड़े शब्दों में इस अटैक की निंदा की है, और उन्होंने कहा है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जैसा कि इसराइल हमेशा से कहता है, अगर इसराइल पे किसी भी तरह का कोई भी अटैक होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, इसराइल हमेशा कहता है बख्शा नहीं जाएगा, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले भी जब इस्माइल हानिये की को असैसिनेट किया गया था ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, तब भी ईरान ने कुछ मिसाइलें इसराइल पर फायर की थी, लेकिन उसके रिटेलिएशन में इसराइल ने कुछ नहीं किया था। लेकिन इस बार का हमला जो है वो काफ़ी बड़ा हमला था, और इस बार मिसाइलें भी इसराइल ने जो है वो क्रूज़ मिसाइलें यूज़ की हैं। पिछली बार हल्की मिसाइलें थी, इस बार क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया है, जो कि ज़्यादा एक्यूरेसी से निशाने पर लगती है। तो इस बार का हमला काफ़ी घातक था। अब देखना होगा कि इसराइल का इसके प्रति क्या रवैया रहेगा अब आगे। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए तो बहुत सारे यूरोपीय देश इसराइल के पक्ष में खड़े हैं, अमेरिका खुलकर जो है इसराइल के पक्ष में खड़ा है, तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं? क्या ये लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा ये हमला? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 तो मैं नहीं कहूँगा, ये कहना तो ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसे कई वॉर अभी तक हो चुके हैं। इसके पीछे एक वजह और है, दुनिया का जो एक सिस्टम है, इसको जो कंट्रोल करती हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ करती हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ कभी भी नहीं चाहेंगी कि वर्ल्ड वॉर किसी भी हाल में हो, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान होना ही होना है। और इसकी कुछ चीज़ें हमें जो जियोग्राफिक नुकसान और जियोपॉलिटिकल नुकसान है वो हमें समझने होंगे कि वॉर होने या ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ट्रेड भी होता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार वॉर है। जंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। अब आप ये समझिए कि इसमें कुछ हमें चूक पॉइंट्स समझने पड़ेंगे दुनिया के। जैसे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ है ईरान की, जो कि ओमान और ईरान को डिवाइड करती है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़। अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ से जब हम इंडियन ओशियन से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ से अंदर जाएंगे, कुवैत, कतर, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब का जो ऑयल है, बहरीन, तो इन सब का जो ऑयल है वो ऑयल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ से निकल के जाता है। हर्मुज़ एक आइलैंड है ईरान का, और उससे लगभग 40 किलोमीटर का वो एरिया है जो ईरान इजीली उसको ब्लॉक कर सकता है अपनी नेवी के थ्रू। तो अगर ईरान केवल ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ को ब्लॉक कर देता है, तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी देशों का ऑयल जो है रुक जाएगा। और ये टोटल ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 21% है, और 21% एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये केवल जो वहाँ से ऑयल निकल रहा है कतर, कुवैत, इराक या ईरान या बहरीन, ये सबसे, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसकी एक वजह और है अभी फ़िलहाल में, जैसे कि आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, तो रसिया पे अमेरिका ने सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं इस टाइम पे। दुनिया की सबसे ज़्यादा सैंक्शन्ड कंट्री जो है वो रसिया है इस वक्त। 18,000 सैंक्शन जो है वो रसिया के ऊपर लगे हुए हैं, और दूसरे नंबर पे ईरान है। तो उन्हीं प्रतिबंधों के चलते रसिया भी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ना। और जो यूरोप है वो काफ़ी हद तक रसिया पे डिपेंड था, काफ़ी हद तक नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा रसिया पे डिपेंड था अपनी नेचुरल गैस के लिए और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर। अब वहाँ से तो उनका जो आयात था पेट्रोलियम का वो बंद हो गया पूरी तरह से। अब उसके बाद में अगर कतर, कुवैत, ईरान, बहरीन और यूएई, इराक से भी अगर बंद हो जाता है तो ये शायद यूरोपियन मार्केट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो क्रैश हो जाएगी। तो इस वजह से जो है यूरोप किसी भी हाल में ये नहीं चाहेगा कि ये वॉर आगे बढ़े। और इसको अगर आपको समझना है, अभी रिसेंटली जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने 21 दिन का सीज फायर का एक सजेशन इजराइल को और हिजबुल्लाह को दिया था। हिजबुल्लाह काफ़ी हद तक तैयार था उस सीज फायर को लेकर, लेकिन इजराइल ने उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया। उसमें अमेरिका भी पक्ष में था कि ठीक है 21 दिन का हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाए
और अगर ये सीज फायर हो जाता तो शायद कल ये जो हमला ईरान ने इजराइल पे किया ये भी इसका कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि कल दोपहर के बाद में इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो अपने टैंक के साथ में लेबनान के ग्राउंड पे उतर चुकी थी वो इसी को देखते हुए बिल्कुल इसी को देखते हुए ईरान ने हमला किया। अगर सीज फायर हो जाता तो इजरायली फोर्सेस जो हैं वो लेबनान में नहीं उतरती और फिर ईरान भी इस पे हमला नहीं करता। और कल बल्कि हाउथीस ने भी हमला किया है, उससे पहले हाउथी पे भी इजराइल ने हमला किया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन बन चुकी है आज के समय में। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि बैठ के बात हो, डिप्लोमेटिक तरीके से इसका समाधान निकाला जाए। अच्छा, अगर बात आगे बढ़ती है तो इसमें क्या लगता है कि कौन से देश किसके साथ खड़े होंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, आपको बताया कि रसिया बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। तो रसिया और ईरान के संबंध बहुत अच्छे हैं। यूक्रेन वॉर में रसिया को काफ़ी सपोर्ट ईरान ने किया है। और चाइना ने शायद आपको जानकारी हो कि पिछले 2 साल पहले चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर की थी। ठीक है। और बेल्ट एंड रोड एक इनिशिएटिव है चाइना का, उसका भी ईरान एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो साउथ एशिया है आपका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ से एक बेहतरीन रूट यूरोप की तरफ जाता है ईरान से होते हुए। ईरान, टर्की और इस्तांबुल कैनाल से होते हुए सीधा यूरोप चला जाता है। तो ये रूट एक बिजनेस रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ईरान कोई छोटा देश नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट देश है ईरान। तो चाइना और रसिया खुल के ईरान की सपोर्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा अभी एक स्टेटमेंट आई थी बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा था कि अगर ईरान की और इजराइल की वॉर होती है तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े लेवल पर ईरान को हथियार प्रोवाइड कराएगा। चूँकि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर शेयर करते हैं, ये पाकिस्तान के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार हैं। दुनिया की 8वीं 9वीं सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान भी। अब चाहे पाकिस्तान की सरकार भले ही कोई स्टेप ना ले इजराइल के खिलाफ अमेरिका के दबाव में, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल में है, और अभी हाल ही में $7 बिलियन का IMF ने लोन दिया, कह दीजिए कि कंसीडर किया है पाकिस्तान के लिए। तो उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि अमेरिका के पास IMF में 17% हिस्सेदारी है, और अगर IMF से किसी को भी लोन पास कराना होता है तो उसमें 85% कम से कम वोटिंग चाहिए होती है। अब चूंकि 17% वोटिंग केवल अमेरिका के पास है, तो बिना अमेरिका के 85% हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। इसलिए जो है अमेरिका की उसमें सहमति बहुत ज़रूरी हो जाती है। और अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से इजराइल को सपोर्ट करता है तो अमेरिका जो है IMF से पाकिस्तान की फंडिंग रोक देगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, आम जनता है, वो बहुत बड़े लेवल पर फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है। अभी जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट किया इजराइल ने, तो तभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिया कम्युनिटी एक काफ़ी बड़ी है। हालांकि हिंदुस्तान में भी हमें कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिले सिया कम्युनिटी के द्वारा कश्मीर पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब जैसा कि आपका सवाल था कि कौन सा देश किसकी सपोर्ट करेगा, तो अमेरिका तो खुलकर इजराइल के साथ में है। लेकिन हाल ही में ये देखने को मिला है कि गाज़ा के अंदर जो इजराइल ने किया है, जो वॉर क्राइम्स इजराइल ने गाज़ा के अंदर किए हैं, जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, औरतों को मारा गया है, अस्पताल पे बॉम्बिंग की है। इसके अलावा जो ह्यूमन एड यूनाइटेड नेशन या फिर गल्फ कंट्रीज़ के या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा गाज़ा में पहुंचाई जा रही थी वाया राफा बॉर्डर फ्रॉम इजिप्ट, तो उसको भी इजराइल ने ब्लॉक कर दिया, जो कि एक ह्यूमन राइट के बिल्कुल वायलेशन है, क्लियर। क्योंकि अगर कोई भी शरणार्थी है जो कि वॉर रिफ्यूजी है, तो उसको ह्यूमैनिटेरियन एज पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो इजराइल ने ब्लॉक कर दी बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत से यूरोपियन देश और बहुत से अफ्रीकन देश जो कि इजराइल की सपोर्ट करते थे, वे पिछले 1 साल में उन्होंने अपना स्टांस चेंज करके फ़लस्तीन की तरफ ले गए, उस एट्रोसिटीज़ को देखते हुए जो इजराइल ने की है। अब इसमें कुछ देशों के मैं आपको नाम बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, जिनमें काफ़ी एक देश है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर उसने ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके खिलाफ केस भी चलाया है, और ICJ ने बाकायदा नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल घोषित भी कर दिया है। अब जो कंट्रीज़ ICJ का पार्ट हैं
जो उसके कानून को मानती हैं, अगर किसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू उस देश में जाते हैं जो देश आईसीजे का हिस्सा हैं, तो नेतन्याहू को वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब साउथ अफ्रीका पूरे तौर पर इससे पता चलता है कि खुला पूरे तौर पर फ़लस्तीन के सपोर्ट में चला गया है, इसराइल के खिलाफ चला गया है। इसके अलावा स्पेन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला। स्पेन ने फ़लस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया है और फ़लस्तीन की एम्बेसी पिछले एक हफ्ते पहले स्पेन के अंदर ओपन हो गई है और फ़लस्तीन का एम्बेसडर स्पेन पहुंच चुका है। इसके अलावा नॉर्वे काफ़ी जियोपॉलिटिकली एक्टिव देश है, तो नॉर्वे ने भी फ़लस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया है और एम्बेसी ओपन हो गई है वहाँ पे। तो इसी तरह कई लगभग 10 से 12 देशों ने जो फ़लस्तीन को एज ए कंट्री नहीं मानते थे, उन्होंने फ़लस्तीन के एम्बेसडर अपने यहाँ बुला लिए हैं, जो कि फ़लस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री के रूप में देखी जा रही है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि फ्रांस ने जैसे सीज़ फायर के लिए एक रिक्वेस्ट की थी इजराइल से, वो इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं की, तो इसको देखते हुए इजराइल भी काफ़ी हद तक पीछे हट गया है। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे देश गाजा के हालात को देखते हुए काफ़ी हद तक इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। तो जो एक साल पहले इजराइल का एक वर्चस्व था दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है और इजराइल की सपोर्ट कम हुई है, फ़लस्तीन की सपोर्ट बढ़ी है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन के करीब ज़्यादा चीज़ें गई हैं। लोगों का कहना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इजराइल का सॉल्यूशन है। 2 स्टेट शायद आपको पता होना चाहिए कि जो 4 जून 1948 को यूनाइटेड नेशन ने एक बिल पास किया था जिसमें फ़लस्तीन और इजराइल को 2 देश बना दिया गया था, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन कहलाता है और वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है इजराइल फ़लस्तीन के, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर देश जो हैं कुछ हद तक इजराइल को सपोर्ट करेंगे, केवल एक अमेरिका और ब्रिटेन, ये 2 देश इजराइल को ओपनली सपोर्ट करेंगे। और ईरान के पीछे पाकिस्तान, टर्की और रसिया और कई रशियन अलाइज जो हैं वो ईरान का साथ देंगे इसमें। अच्छा, कहा जाता है कि इजराइल बहुत पावरफुल है, ईरान उसके सामने टिकेगा या नहीं टिकेगा? क्या लगता है कि इतनी दूरी होने के बाद भी जो मिसाइल है वो हिट करेगी टारगेट को? और तो क्या सैन्य ताकत है इतनी ईरान के पास कि वो इजराइल को टक्कर दे सके? हाँ, देखिए, सैन्य ताकत ईरान के पास काफ़ी अच्छी है। ईरान के पास अगर किसी चीज़ को लेकर कमजोरी है तो वो है इकोनॉमी। फाइनेंशियली ईरान स्टेबल नहीं है, ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है बिकॉज ऑफ सेंसर। तो उसके चलते ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है और वॉर करने के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमी चाहिए। अगर आप रसिया का हाल देखें पिछले 1 साल में, तो लगभग $1 बिलियन रोजाना रसिया ने यूक्रेन वॉर पर खर्च किया है। अब इजराइल की जो सबसे बड़ी जीत है इसमें वो है यूएसए लगातार फंडिंग इजराइल को दे रहा है। और जो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, शायद लोगों को नहीं पता होता है, हम लोगों को, जो आयरन डोम है, आयरन डोम का सारा खर्चा एक्चुअली यूएसए उठाता है। इसमें एक चीज़ चलती है, लोग कहते हैं कि इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें, कि आयरन डोम के जितने भी रॉकेट होते हैं उसकी कीमत लगभग 80 to 85 लाख होती है। अगर उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो उससे काफ़ी नुकसान इजराइल को होगा, लेकिन एक्चुअली वो इजराइल को नहीं होता, वो इनडायरेक्टली यूएसए को, क्योंकि यूएसए ने ही इसकी जिम्मेदारी ले रखी है डिफेंस की इजराइल के। तो इजराइल की सपोर्ट में यूएसए है, इस वजह से इजराइल सर्वाइव कर पा रहा है 1 साल से। ईरान को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें मतलब सपोर्ट जैसे और भी देश हैं वो कर सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए, हथियार तो बहुत सारे देश इसमें प्रोवाइड कराएंगे उनको। टर्की प्रोवाइड कराएगा, चूँकि टर्की का बॉर्डर भी ईरान से मिलता है, और इसके अलावा पाकिस्तान हथियार प्रोवाइड कराएगा, और रसिया ऑब्वियसली। अभी भी जो होतीज़ क्रूज़ मिसाइल है वो इजराइल पे दाग रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि होतीज़ नहीं बना सकते। होतीज़ एक अच्छी लेवल की एक गन नहीं बना सकते, क्रूज़ मिसाइल बनाना तो कहाँ की बात है। तो वो जो क्रूज़ मिसाइल है होतीज़ अटैक कर रहे हैं इजराइल पे, वो एक्चुअली रसिया की हैं। ये आसानी से समझ जाएगा कोई भी बंदा जो जियोपॉलिटिक्स को कवर करता है। तो रूस का एक बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो इजराइल के खिलाफ देश खड़े हैं, जिनमें सीरिया, ईरान, यमन, लेबनान, इनके सबके बहुत अच्छे संबंध रूस के साथ में हैं।
और अमेरिका इनके सबके खिलाफ है। और जो अमेरिका के पक्ष में है, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और कतर, कुवैत, ये जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे देश जितने भी हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है और ये सारे अमेरिका के एलाइज। जो अटैक हुआ था ईरान की तरफ से, उसमें कहा यह भी जाता है कुछ मिसाइलों को जो है जॉर्डन ने भी मार गिराया है, वो मैंने कल पढ़ा उस। हाँ, एक्चुअली क्या है कि चीज़ों को थोड़ा डिटेल में जाएंगे तभी समझ पाएंगे। जॉर्डन के अंदर अमेरिकी बेस है, ये समझिए आप इस चीज़ को। जॉर्डन के अंदर अमेरिकी बेस है। अब क्या है कि ईरान के बाद में इराक के बाद जॉर्डन के बाद में आपका इजराइल आएगा। तो ईरान से कोई भी मिसाइल दागी गई, मान लीजिए ईरान के इस्फान प्रोविंस से ज़्यादातर मिसाइलें कल दागी गई हैं, तो जब इस्फान से दागी जाएंगी मिसाइलें तो वो इराक को पार करेंगी, इराक के एयर स्पेस में आएंगी, उसके बाद जॉर्डन के एयर स्पेस में आएंगी, उसके बाद ये जाके इजराइल को हिट करेंगे। अब चूँकि बीच में इस जॉर्डन देश पड़ रहा है और जॉर्डन के अंदर यूएसए का एक आर्मी बेस है, तो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जो यूएसए के जॉर्डन के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्चुअली ईरान की मिसाइलों को गिराते हैं। ठीक है। अब चूंकि इनका जो मीडिया है वेस्टर्न कंट्रीज का ये बहुत पावरफुल है, तो ये पूरी बात नहीं बताते हम लोगों को और हमें ऐसा लगता है कि जॉर्डन ने वो मिसाइलें गिराई हैं ईरान की। ठीक है, लेकिन वो जॉर्डन ने नहीं गिराई, एक्चुअली वो अमेरिकी बेस ने गिराई है, अमेरिकन्स ने गिराई है जो कि जॉर्डन में बैठे हैं। अच्छा, ये जो पूरा ईरान ने अटैक किया है इजराइल पे, अब हिजबुल्लाह का क्या रोल सामने आएगा इस पर? देखिए, जो लेबनान है, लेबनान का जो सदर्न एरिया है वो इजराइल के नॉर्थ से मिलता है, गोलन हाइट्स से। गोलन हाइट्स सीरिया की हैं लेकिन इजराइल का कब्जा है उस पर, तो वो वहाँ से दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। और पिछले अगर आप पास्ट में देखें तो कई लड़ाइयाँ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हो चुकी हैं। अब हिजबुल्लाह की जो एक तरीके से कह लीजिए जो सिचुएशन है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेबनान में 34% शिया हैं, 30% वहाँ पर मुस्लिम हैं और लगभग 1% ड्रूज़ हैं और कुछ जूइस भी हैं वहाँ पर। और इसके अलावा वहाँ पर जो है लगभग 30% के करीब 30 से 35% क्रिश्चियन हैं, 35%। और तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो तो ओबियसली इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ेगी। और जो सरकार है वहाँ की, लेबनान की सरकार इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ रही है, वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह की अपनी एक फोर्स भी है। तो वो जो हिजबुल्लाह की फोर्स है वो एक्चुअली इजराइल के खिलाफ लड़ रही है और उनका जो कब्जा है वो साउथ लेबनान में है और साउथ लेबनान बॉर्डर शेयर करता है इजराइल के साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 20,000 लड़ाके हिजबुल्लाह के पास हैं लड़ने के लिए। और हिजबुल्लाह हमास से काफ़ी ताकतवर है। हिजबुल्लाह का जो सिस्टम है, हिजबुल्लाह ने वहाँ पर काफ़ी टनल्स बना रखी हैं, हिजबुल्लाह ने भी हमास की तरह, और उनके पास काफ़ी हथियार हैं हिजबुल्लाह के पास, क्योंकि हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जो ओपनली रसिया से हथियार खरीदता है। मतलब जैसे कोई कंट्री ट्रेड करती है, डिफेंस डील करती है, उसी तरह से हिजबुल्लाह रसिया से ट्रेड करता है। ओपनली सबको पता है रसिया हथियार बेचता है हिजबुल्लाह के लिए, नॉट फॉर लेबनानीज आर्मी। तो लेबनानी आर्मी के लिए नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के लिए बेचता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हिजबुल्लाह सर्वाइव करेगा इस चीज़ को लेगा, हिजबुल्लाह लड़ेगा ऑब्वियसली लड़ेगा, वो लड़ रहा है कंटिन्यू। अच्छा, हिजबुल्लाह या हूती या ईरानियन लड़ रहे हैं, उनका सिर्फ मकसद एक ही है कि ये वॉर रुक जाए। तो इजराइल को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वॉर रोक दी जाए, क्योंकि जो इजराइल जितना नुकसान गाजा में कर चुका है और जो गाजा वालों ने हमास ने अटैक इजराइल पे किया था वो लाखों गुना ज़्यादा है इजराइल का, जो इजराइल ने नुकसान किया है। अब लगभग 41-42 हज़ार फ़लस्तीनी लोगों को इजराइल अब तक मार चुका है। तो आई थिंक इजराइल को रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये वॉर बढ़ना तो और ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, अब बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया की सरकार का तुमने क्या रुख पड़ा है ईरान को लेकर या इजराइल को लेकर? हालांकि इंडिया हमेशा फ़लस्तीन के पक्ष में रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो झुकाव है, अभी बस आया था खबर में सामने कि इजराइल को जो है कुछ वेपन्स भेजे गए थे यहाँ से, इंडिया से
ऐसी खबरें आई थी साथ पीछे कुछ टाइम पहले। तो अब ईरान और इजराइल का मसला है, हालांकि ईरान का भी एनिमी कंट्री रहा ही नहीं इंडिया का, और इजराइल से भी जो है हमारी दोस्ती है हिंदुस्तान की। तो अब किस दुविधा में है, इंडिया का क्या रुख होगा? देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एज ए इंडियन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर कहीं पे भी दुनिया में किसी देश के अंदर कोई वॉर चल रही है या कोई भी और इंसिडेंट या कोई भी केओस कहीं है, तो उसमें हमारा क्या रोल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो इजराइल फ़लस्तीन हो, या फिर यूक्रेन और रसिया हो। सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल और पैलेस्टाइन हमारे लिए जियोपॉलिटिकली दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पैलेस्टाइन के खिलाफ जाते हैं तो हमसे जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनसे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल के खिलाफ जाते हैं तो इजराइल हमारा एक काफ़ी बड़ा डिफेंस पार्टनर आज के टाइम बन चुका है, और काफ़ी तरह के हम ट्रेड टेक्नोलॉजी में और आपका फार्मिंग में और भी कई ट्रेड हम इजराइल के साथ कर रहे हैं। और यूएसए से भी हमारे रिश्ते ख़राब होंगे अगर हम इजराइल से रिश्ते ख़राब करते हैं तो। अब इसमें क्या है कि एक तबका है इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा राइट विंग हो रहा है, दक्षिणपंथी लोग हैं। हाँ, तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर इजराइल की सपोर्ट, और जब हसन नसरुल्लाह को मारा था इजराइल ने तो वो बड़ा खुश हुआ। हाँ, ये इस तरह से बिल्कुल एक्चुअली उनका जो मानना है वो केवल वो जानकारी नहीं रखते जियोपॉलिटिक्स के वो केवल मुस्लिम विरोधी लोग हैं। मैं उन्हें और यही एजेंडा जो है अपना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर वहाँ पे अगर हिजबुल्लाह लड़ रहा है तो वो सबको आतंकवादी कहेंगे, जो राइट विंग। अब ये जो राइट विंग तबका है इंडिया के अंदर, ये फ़लस्तीन के या हिजबुल्लाह के या लेबनान के या ईरान के खिलाफ नहीं है। एक्चुअली ये एक धार्मिक एंगल है इसके पीछे, एक इस्लाम के खिलाफ है, रिलीजियस एंगल है। ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ हैं, बांग्लादेश के खिलाफ हैं। अब इन्होंने एक अपने दिमाग में माइंडसेट बना लिया कि जहाँ पे भी मुसलमान वर्सेस कोई भी अदर हो तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। 2019 में एक वॉर हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया की वॉर, तो इस राइट विंग तबके ने, इस दक्षिणपंथी तबके ने उसमें आर्मेनिया को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया अजरबैजान के खिलाफ, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है ना। और अभी क्या है कि यूक्रेन और रसिया के अंदर वॉर चल रही है, तो ये रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वो काफ़ी हद तक जस्टिफाई है, क्योंकि रसिया के साथ हमारे ज़्यादा बेहतर रिलेशन है कंपेयर टू यूक्रेन। लेकिन यहाँ पे तो न्यूट्रल हो जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल इजराइल और फ़लस्तीन के मसले में न्यूट्रल होना बेहतर था। बल्कि अगर एज वुमेन, जैसा कि आपने अमेरिका के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट देखे हैं, यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट हुए हैं, और क्रिश्चियन पॉपुलेशन ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि गाजा के अंदर जो हुआ है वो बहुत गलत था। जिस तरह से इजराइल ने बच्चों को किया है वो, बिल्कुल जिस तरह से बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, और उनके खाने पीने की चीज़ों पे पाबंदी लगा दी, ब्लॉकेज लगा दिए, तो उसको देखते हुए हम लोगों को इजराइल के खिलाफ खड़ा होना था। ठीक है, खिलाफ खड़ा होना था। लेकिन हमने यहाँ पे जो ज़्यादातर एक तबका जिसकी हम तथाकथित तबके की हम बात कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड दक्षिणपंथी जो है, सो कॉल्ड राइट विंग, वो लोग इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ में इस बात से कोई मतलब नहीं कि वहाँ बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, नौजवान मर रहे हैं, अस्पताल पे बम गिर रहे हैं या स्कूल पे बम गिर रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने एक अपना माइंडसेट बनाया। हाँ, कि यहाँ पे हमें बस वो एक माइंडसेट उन्होंने बना लिया है, और उस माइंडसेट से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि उन्हें इन चीज़ों को समझना चाहिए। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो चाहे कहीं भी हो। अब बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे अटैक्स कर रही है बांग्लादेश की गवर्नमेंट या वहाँ के लोग, ये गलत है, तो बिल्कुल गलत है। इसको भी कंडेम करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। हम इसका खुल के विरोध करते हैं। और अगर फ़लस्तीन में हो रहा है तो वो भी गलत है। दरअसल ऐसा होता है कि एक एजेंडा चलने लगा कि हमारी बारी में हम बोलेंगे और तुम्हारी बारी में तुम बोलो। हाँ, ठीक है। मैं मुसलमानों से भी कहूँगा कि अगर हिंदुओं पे बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसी खबरें आई हैं बांग्लादेश के अंदर 200 से ज़्यादा अटैक हिंदुओं पे हुए हैं, हिंदू मंदिर पे हुए हैं। हमें उसको कंडेम करना चाहिए और उसके खिलाफ क्या लिए बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए बिल्कुल। और देखिए, अगर किसी भी कम्युनिटी पे या आप कहें कि किसी भी एक धर्म पे अगर
अत्याचार हो रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है धर्म के आधार पर, तो जो वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं उनको खड़ा होना चाहिए उनके लिए, हाँ। उनके राइट्स के लिए। उन्हें समझना चाहिए कि जब तक हम लोग यहाँ पर इनके साथ खड़े रहेंगे, शायद जो अत्याचार या जो उनके साथ गलत करने की कोशिश की जाती है वो ना हो। ये हर जगह जो है बहुसंख्यक को समझना चाहिए जो यहाँ पर हैं, मेरे ख्याल से। हाँ, बहुसंख्यकवाद जो है ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी कोशिश रहेगी कि हम आपका तारुफ जो है लोगों से कराते रहें और जो दुनिया भर की जो बातें हैं वो लोग जान सके। तो आज हमारे साथ नदीम सिद्दीकी जी थे, और जिन्होंने बताया कि ईरान और इज़राइल का अगर आगे बात बढ़ती है तो कौन से देश किसके साथ खड़े होंगे, और क्या सब पूरी दुनिया में जो है किस तरह से लोगों का रुख होगा, और कौन सा देश किस देश का पक्ष लेगा, ये आगे की जो रणनीति है वो देखने को मिलेगी। जैसे भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।